जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी लेखपाल मैथ मॉक टेस्ट नंबर 8 को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके आए हुए जो पीछे जो मैथ की टेस्ट सीरीज है आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उन सारी मैथ टेस्ट सीरीज के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए ये क्रॉस इंटू दिया, मतलब इसको कह सकते हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू ए माइनस 3 के पावर का होल स्क्वायर है, डिवाइड कर रहा है ए प्लस बी और माइनस 2। तो इतना का मान पूछ रहा है। तो हमें बस जैसे यहाँ पे ए 4 है और बी आपका कितना है 3 है, ठीक है, तो इस पर बस हमको मान रखना है और निकाल लेना है। तो यहीं पे देख लेते हैं कि कैसे रखेंगे। ए कितना है 4 है, तो ये आपका 4 हो गया माइनस 3, ठीक है, स्क्वायर हो गया आपका, ये डिवाइड कर देंगे यहाँ से ए हो गया आपका 4 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये हम यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आपका डिवाइड का साइन होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर उसमें से माइनस कर देंगे, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ आपका बचेगा कितना 5, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 6 आम और 4 सेब। तो 6 आम और 4 सेब की कीमत कितनी है 34 रुपये, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर 6 आम हो गया, ठीक है, और यहाँ से 4 सेब जिसका कीमत कितना है 34 रुपये, इसको हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 2 आम और प्लस, सॉरी, ये 3 आम और प्लस यहाँ से 2 सेब, इसका कीमत हो जाएगा आपका 17 रुपये, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से कह रहा है कि 5 आम और 5 सेब की कीमत कितनी है 30 रुपये। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 आम प्लस 5 सेब, इसकी कीमत कितनी है आपकी तो 30 रुपये है। इसमें अगर हम 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 आम और 1 सेब जिसका कीमत होगा आपका 6 रुपये। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो प्रत्येक आम और प्रत्येक सेब की कीमत कितनी होगी। तो अलग अलग आम और मतलब कि आम की कीमत क्या है और सेब की कीमत क्या है, तो इसको हमको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से तो 2 इक्वेशन हमको मिल गए। 2 इक्वेशन, यहाँ पे 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो यहाँ पे उनका मूल अगर देखा जाए तो दिया हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें और जो इसमें जिस मान पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे तो वो ही उसका सही आंसर होगा। लेकिन हम उसको ऐसे नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे करेंगे कैसे। हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 2 में हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो इसमें हम करेंगे, इसको कर देंगे 3 से गुणा, तो हो जाएगा 3a और यहाँ से 3s इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कैसे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 18। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ से लिखेंगे हम क्या 3, 1 मिनट, ये यहाँ से आपको लिखेंगे क्या, इसको 3a और प्लस 2as इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 17। अब इस चीज़ को हमको माइनस करना है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से यस कितना हो जाएगा, यहाँ से यस आपका हो जाएगा 18 में से ए 17 गया तो आपको यस कितना मिल गया तो 1। तो कहने का मतलब कि एक सेब की कीमत कितनी है 1 रुपये, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम किसी एक इक्वेशन में रख लें तो ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम रखते हैं मान यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, यस का मान, तो ए का मान कितना निकल के आएगा, ए प्लस यस का मान रख दें यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा यस का मान 1 और ये 6, तो ए आपका निकल के आ जाएगा 5। तो एक आम मतलब एक आम की कीमत 5 रुपये और एक सेब की कीमत 1 रुपये, ठीक है।
तो यहाँ जो सही आंसर आपका सही ऑप्शन है वो आपका है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे इसमें दिया था, जैसे बोल रहा था कि 6 आम और 4 सेब, तो यहाँ पे 6 आम और 4 सेब इन दोनों का कीमत मिला के कितना है, तो 34 रुपये। अब हमको ये सरल हो रहा है, यहाँ से हम मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 3 मिल जाएगा, यहाँ से 2 यस मिल जाएगा, और ये सब 34 भी कट के आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। अगला इक्वेशन में कह रहा है कि 5 आम और 5 सेब की कीमत आपका कितना है, 30 रुपये है। तो इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, तो 5 आम प्लस 5 सेब, इन इन पूरे का कीमत कितना है, 30 रुपये है। तो यहाँ से 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6। मतलब ए और प्लस यस, एक आम और एक सेब की कीमत कितना हो जाएगा, 6 रुपये। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें यस का मान 1 मिल जाता है और ए का मान 5 मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 3 के पावर में 2 माइनस यक्स, ये इंटू है पूरा, और यहाँ से ये दिया है 9, यहाँ से इसके पावर दिया है 2 यक्स माइनस 2 बटे में आपका दिया है 3 के पावर 3 यक्स। अब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं। तो 3 तो जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है, ये इंटू हो जाएगा, ये 3 इसका स्क्वायर करेंगे, और ये पूरे के पावर यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3 के पावर 3 एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है और उसके पावर में कुछ दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ऐसा कुछ दिया हो ए के पावर एम और उसके पावर एन हो, तो इसको हम क्या लिखते थे, ए के पावर एम इंटू एन लिखते थे, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 माइनस एक्स इंटू, अब इस चीज़ को इसमें हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 3 के पावर 4 एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 के पावर 3 एक्स। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है, अगर आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो घातों को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 3। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से आपका, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस में है, यहाँ से ये माइनस में है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक साथ, पहले 2 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 आपका बट्टे में हो जाएगा 3 के पावर 3 एक्स। ठीक है, अब यहाँ से एक एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 3 एक्स, और यहाँ से ये चीज़ माइनस हो जाएगा, ये -4 है और ये है आपका +2, तो बचेगा आप कितना, -2। अब पूरे के बट्टे बचेगा कितना, 3 के पावर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले अगले पेज पे देखते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। तो इसमें जो है एक्स के पावर कितना था, एक्स के पावर था आपका 3x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे दिया है एक्स के पावर, सॉरी 3 के पावर, एक्स के पावर नहीं, सॉरी यहाँ पे 3 के पावर यह है, ये इसको डिलीट कर देते हैं पहले। ये आपका है 3 के पावर, यहाँ पे आपका है 3 के पावर एक्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे हमने, यहाँ पे हमको लिखना है 3 के पावर 3x माइनस 2 बटे लिखा है 3 के पावर 3x। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 के पावर 3x इंटू 3 के पावर -2, और यहाँ से
3 के पावर 3x, ये चीज़ तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास बचेगा क्या, 3 के पावर -2। तो ये चीज़ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/3 के पावर 2। अब इसका मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/9। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया है -1/9, -1/91, सॉरी 1/91, 1/19, 1/190। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे होगा आपका प्लस। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रश्मि तथा मंजुला एक काम को क्रमशः 30 और 45 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर एक पूरा किया, मतलब किसी कोई काम था उसको उन दोनों ने मिलकर किया, उसके बदले उनको 150 रुपये मिलते हैं मजदूरी। ठीक है, तो मंजुला की मजदूरी कितनी होगी, तो उनकी जैसी क्षमता होगी वैसा उनको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर रश्मि की बात करें तो रश्मि का कार्य करने का क्षमता और मंजुला का कार्य करने का क्षमता हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 30 दिन में करती है और ये कितने दिन में करती है, 45 दिन में करती है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60, 45, सॉरी 90। तो ये 90 होगा। तो इनका रश्मि द्वारा किया गया एक दिन में कितने यूनिट काम करेगी ये, तो 3 यूनिट, और इसके द्वारा देखा जाए तो ये 2 यूनिट। तो इनका रेशियो क्या हो गया, काम करने की इनकी क्षमता का रेशियो अगर देखा जाए, इनकी क्षमता का रेशियो देखा जाए तो ये 3 संबंधी 2 हुआ। तो इसी रेशियो में इनको पैसा भी मिलेगा। और ये पैसा मान के चलते हैं यहीं इनका पैसा बनता है एक दिन में इतना यूनिट का। तो ये किसके बराबर हुआ आपका, 150 के। तो 5 बराबर हुआ आपका 150 के। तो एक कितने के बराबर होगा, 30 के। पूछ किसका रहा है, मंजुला का। तो मंजुला का कितना है, एक दिन का क्षमता 2 है, तो 2 का मान हमको निकालना है। तो अब इसको दोना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ से इसका जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.5 दर्जन लिफाफे का मूल्य 15 रुपये है, तो 112 लिफाफे का मूल्य क्या होगा। तो पहले हम 2.5 दर्जन में लिफाफों की संख्या देख लेते हैं। तो एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में होता है आपका 12। तो पूछ रहा है कि 2.5 दर्जन में कितना होगा। तो 2.5 दर्जन में आपका हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 5/2। तो ये हो जाएगा 2.5 को हम लिख सकते हैं ना 5/2, तो यहाँ से हो जाएगा 6। तो मतलब कि 2.5 दर्जन में टोटल 30 लिफाफे। ठीक है, 30 लिफाफे। तो 30 लिफाफों का जो 30 लिफाफों का मूल्य जो दिया है वो कितना है, 15 रुपये है। तो कितना आधा कितना हो रहा है, कहने का मतलब ये आधा हो रहा है। तो अब 112 लिफाफों का मूल्य क्या होगा, तो ये भी यहाँ से भी आधा होगा। समझने की कोशिश करें, जैसे अगर 30 लिफाफा है तो मूल्य कितना है, 15 रुपये। इसी तरीके से 112 है तो उसका ये 30 का आधा हो रहा है, तो यहाँ से भी ये इसका आधा कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा कितना, 56 रुपये। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है दूसरा ऑप्शन। ठीक, पहले इसमें क्या करना है कि दर्जन में दिया है लिफाफे, तो उसको हम लिफाफों की संख्या निकाल लेंगे। तो टोटल लिफाफों की संख्या निकाल लेंगे। अब उसमें उसका मूल्य दिया है कि 30 लिफाफों का मूल्य 15 रुपये है, तो 112 लिफाफों का मूल्य बताइए। तो 112 लिफाफों का मूल्य निकालने के लिए या तो 100, यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है कि 30 का आधा है ये, यहाँ भी 112 का आधा होगा। अगर यहीं पे नहीं समझ में आता तो यहाँ से पहले 30 का दिया है 15, तो 1 का निकालते, फिर 112 का उसमें गुणा करके निकाल लेते। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देख लेते हैं। जैसे अगर 30 लिफाफों का मूल्य दिया है, 30 लिफाफों का मूल्य दिया है 15 रुपये, तो एक लिफाफा का मूल्य कितना होगा, एक लिफाफा का मूल्य 15/30 होगा। कहने का मतलब कितना, 1/2 होगा। तो 112 लिफाफों का मूल्य क्या होगा, तो 1/2 और गुणे इतना कर देंगे। एक का अगर 1/2 है तो 112 का कितना होगा, 1/2 से गुणा कर देंगे। या तो इसको ऐसे कर लेते हैं, या तो यहाँ से समझ में आ ही रहा है सीधा कि 30 का आधा ये 15, तो इसी तरह से 112 का आधा 56।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं एक किताब 12% लाभ से बेचता हूँ। यदि मैं इसे 18 रुपये अधिक पर बेचता हूँ तो मुझे 18% लाभ होता है। तो किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अगर वो 12 रुपये में लाभ पे बेचता है, सॉरी 12% के लाभ पे बेचता है तो उसको कुछ लाभ होता है। ठीक है, अगर वो 18 रुपये अधिक बेचता है, कहने का मतलब अगर 18 रुपये अधिक का बेचता तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता? 18% का लाभ होता। तो इसका डिफरेंस कितना है? 6%। तो यही 6% की वजह से ये 18 बढ़ा है, या तो इसको उल्टा कह सकते हैं कि इस 18 की वजह से ये 6% का लाभ एक्स्ट्रा हुआ है। तो जहां से ये 6% किसके बराबर होगा? 18 के। ठीक है, तो 1% का मूल्य निकाल लो यहाँ से। तो 1% का मूल्य निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 के। तो पूरा 100% कितना होगा? 300 के। ठीक है, कहने का मतलब बस इसमें इतना समझना है कि अगर पहले 12 पे बेचता था तो कुछ लाभ होता था, फिर उसके बाद 18 पे बेचेगा तो सॉरी वो अगर 18 रुपये अधिक पे बेचता है तो उसको 18% का लाभ होता है। तो 12 से 18 आने में कितने प्रतिशत का एक्स्ट्रा लाभ हुआ? 6% का। तो बेचा ये 6% कितने के बराबर है? इसी 18 की वजह से तो एक्स्ट्रा हो रहा है ये 6, मतलब ये 6% इसी 18 की वजह से हो रहा है, तो ये इसी के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% का मूल्य निकाल लेते हैं। और कोई भी चीज अपने में 100% होती है तो ये आपका ये हो गया 300। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के। ठीक है, 20 घड़ियों का क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस के। ठीक है, तो उसमें लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत यहाँ से पहले हम ESP बटा CP का हम निकाल लेते हैं रेशियो। तो ये इधर आ गया, अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 बटा के 16। अब इसको हम कैंसिल अगर कर दें 5 से तो ये हो जाए, सॉरी 4 से, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना है? 5। ठीक है, और अगर कास्ट प्राइस की बात करें तो कास्ट प्राइस कितनी है? कास्ट प्राइस आपकी कितनी है? 4। अगर कोई वस्तु 4 में खरीदे और 5 में बेचे तो कितना लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। और 1 का लाभ कितने पे हुआ है? कास्ट प्राइस पे हुआ है। तो ये 1/4 को अगर प्रतिशत में बदले तो कितना होगा? 25%। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है पहला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि धीरेन्द्र किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? अब ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 1/10 क्रय मूल्य का 1/10। अगर मान लेते हैं कि हमारा जो कास्ट प्राइस है वो 10 है। ठीक है, तो 1/10 लाभ कमाता है, भाग का लाभ कमाता है। तो लाभ हो रहा है तो 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई आपकी? तो सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 11। ठीक है, अब इसमें सेलिंग प्राइस दिया है कितना? 110। तो ये 11 कितने के बराबर होगा? 110 के। तो 1 कितने के बराबर होगा? 10 के। तो सिंपल, अब 10 कितने के बराबर होगा? 100 के। तो कास्ट प्राइस कितनी हो गई? 100 रुपये। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए। इसमें कह रहा है कि धीरेन्द्र किसी वस्तु को 110 पे बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें अगर हमारा कास्ट प्राइस कितना है? 10, तो लाभ कितना है? अब इसका अगर 1/10 करें तो यहां से लाभ कितना मिल जाएगा हमको? इस कास्ट प्राइस का 1/10 करेंगे उतना लाभ मिल रहा है, तो 1 का लाभ मिल गया। तो यहां से अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें तो कास्ट प्राइस और प्लस लाभ, तो यही हुई आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस
11 है, लेकिन एक्चुअल में वो बेच कितने में रहा है, 110 में। तो ये 11 कितने के बराबर होगा, 110 के। तो 1 कितने के बराबर होगा, 10 के। तो 10 निकालेंगे कितने के बराबर होगा, तो 100 के। सिंपल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ए बी का रेशियो दिया है, बी और सी का रेशियो दिया है, सी और डी का रेशियो दिया है। पूछ कितने का रहा है, ए बी और सी डी का रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली हम एक पिछले वीडियो में हमने बताया था, ए बी और सी का बताया था, डी का नहीं बताया था। इसमें इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो ए और बी कितना है, ए बी हो गया 4 और 5, ठीक है। बी और सी कितना है, बी और ये आपका हुआ सी, ठीक है, 3 और 4। सी डी की बात कर लें तो 6 और 7 है। अब इसको हमको पहले फिलअप करना है। तो इसके सामने खाली है 5, इस वाले जो रूम में खाली है 5, इसके सामने 4, और यहाँ से ये 3, इधर से जितना खाली है ये 6, ठीक है। एक गैप भरता है उसके आगे और पीछे वाली वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे खाली था तो ये 5 को हमने रिपीट कर दिया, यहाँ से इसके आगे खाली था तो इसको हमने रिपीट कर दिया, यहाँ से 3 और 4 था ही तो ये इसके पहले खाली था तो इसको हमने भर दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 72, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो 56 30 90, ठीक है। 56 30 चौका 120, इसी तरीके से 4 5 20 और 7 140। ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है सब, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 72, ये हो जाएगा आपका 45, और यहाँ से हो जाएगा आपका 60, और इसकी बात करें तो हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 36 45 60 और 70 लास्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें मेन जो लिखना था यही था कि जैसे 4 और 5 दिया, आगे का 2 खाली है तो इसी 5 को हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसी तरीके से 3 और 4 दिया था तो इसके आगे वाला 4 को भर देंगे, इससे पीछे वाले को 3 से भर देंगे। अब यहाँ से 6 और 7 दिया था तो इसको रिपीट कर देंगे 6 से, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है, 13 और 7 का है, तो 200 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो पहले मिश्र धातु अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो तांबा है, तांबा और जस्ता है, ठीक है, इनका रेशियो कितना है, पहले मान लेते हैं कि ये 13 यूनिट है और ये कितना है 7 यूनिट है, और टोटल ये कितना होगा 20 यूनिट के। क्वेश्चन में कितना दिया है 200 किलोग्राम टोटल, तो ये 20 कितने के बराबर हो गया 200 के। तो अगर 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 10 के। तो पूछ किसका रहा है, जस्ते की मात्रा पूछ रहा है कितनी है, तो जस्ते की मात्रा क्या है, यहाँ पे दिया है 7, तो हमें 7 का मान निकाल लेना है यहाँ से। 1 का मान 10 यूनिट, तो 7 का मान 10 गुणे 7 बराबर 70 यूनिट या 70 kg, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है 70 kg। अब इस चीज को अब यक्स मान के भी लगा सकते हैं कि जैसे इसको मान लेते हैं कि 13 यक्स है, जैसे यहाँ पे इस चीज को हम कह सकते हैं कि ये आपका 13 यक्स है और ये का है तांबे का 13 यक्स हो गया और इसका 7 यक्स हो गया। ये कितने के बराबर हो गया आपका 200 के। अब इसको ऐड करो, यक्स का मान निकालो, फिर यक्स की वैल्यू पुट अप कर दो, तो यहाँ से ये 200 के बराबर, तो यक्स का मान निकल के आएगा आपका 10। तो अगर तांबे की बात करें तो ये 13 यक्स था और जस्ते की बात करें तो 7 यक्स था, तो इसी में 7 यक्स में 10 का मान रखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 70 kg, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 75 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो दो संख्याओं का योग, हमारे पास एक संख्या a और दूसरी संख्या अगर मान लेते हैं b है, तो उनका योगफल कितना है 20 दिया हुआ है, और इन्हीं का एक गुणनफल दिया है, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो वो आपका है 75। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योगफल, तो 1/a और +1/b का मान हमको
चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है, तो हम पहले में इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो a प्लस बी बाई ए बी, यहाँ से हो जाएगा आपका 20/75, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, ये 1/b मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपका 1/a। अब इसको हम 5 से काटेंगे 4 बार में, ये हो जाएगा आपका 15 बार में, 15/75 तो हो जाएगा आपका 4/15। अब इसको इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, एक ही बात है। तो इसका जो व्युत्क्रमों का योगफल होगा तो वो होगा 4/15। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 20 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाता है। धन से 3 गुना हो जाता है ब्याज, तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा। अब इस चीज को हमको निकालना है, ठीक है। इसको हम बेसिक्स करेंगे वो लॉजिकल सोच के। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई साधारण मूलधन जो है हमारा कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 20 वर्षों में जो ब्याज हुआ है वो धन का मतलब मूलधन का 3 गुना हो जाता है। तो 100 का 3 गुना कितना होगा, 300, ठीक है। तो ये 20 वर्षों का ब्याज है वो आपका कितना है, 300। तो एक वर्ष का ब्याज हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो साधारण ब्याज होता है हर वर्ष समान होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। अगर ब्याज पे ब्याज लगने लगे तो वो आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपका निकल के कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15। तो ये आपका हो गया एक वर्ष का साधारण ब्याज है वो आपका है 15 रुपये, ठीक है। इस हिसाब से हमें अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस हमारा मूलधन 100 रुपये है तो ये टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये आपका मूलधन का 5 गुना हो जाएगा, मतलब 500 हो जाएगा, ठीक है। तो एक वर्ष में 15 रुपए के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 500 होने में कितना वर्ष लगेगा। तो 500 में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 15 से। तो यहाँ से अगर हम 5 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 100/3। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड करें तो हमको मिलेगा कितना, 33 सही 1/3 वर्ष, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है 33 सही 1/3 वर्ष। इसमें दो चीजें सोचना है। एक तो पहले अगर हमने मान लिया कि हमारा जो मूलधन है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो 20 वर्षों में क्या कह रहा है कि 20 वर्ष में मूलधन का 3 गुना हो जाता है, मतलब 300 हो जाता है। तो 20 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये है। तो हम एक वर्ष का निकाल लेंगे, कितना आएगा, 15 रुपये। हम एक वर्ष का क्यों निकालें, क्योंकि हर वर्ष सेम होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि टी वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा मूलधन का। तो अब यहाँ से 500 रुपये होने के लिए जैसे 15 रुपये जोड़ेंगे, कितने वर्ष तक ऐसे जोड़ेंगे कि हमारा 500 रुपये हो जाए। तो हम 500 में 15 से डिवाइड कर देंगे तो जो मान निकल के आ जाएगा वही उसका टी का मान होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि रश्मि, मंजू, अनामिका ने एक कार्य को 550 रुपये में करने का ठेका लिया, ठीक है। तीनों जैसे कि रश्मि प्लस मंजू प्लस जो है अनामिका, इन तीनों ने 550 रुपये में कार्य करने का ठेका लेती हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि रश्मि मंजू का कुल कार्य का 7/11 भाग करे, रश्मि तथा मंजू, जैसे रश्मि और प्लस मंजू मतलब क्या, कुल कार्य का 7/11 भाग करे। तो अगर हमारे पास अगर टोटल कार्य 11 हो तो उसमें से रश्मि और मंजू मिलकर कितने भाग को कार्य, कितना यूनिट भाग काम कर लिया, तो 7 यूनिट।
अगर हमारे पास टोटल जो कार्य है 11 यूनिट है, तो उसमें से रश्मि और मंजू मिलके 7 यूनिट काम कर लिया, तो अनामिका अकेले 4 यूनिट कार्य करेगी। इन दोनों का क्षमता की बात करें तो रश्मि प्लस मंजू और संबंधी अगर ए की बात करें अनामिका की, तो ये आपका निकल के कितना आ गया, 7 संबंधी 4। तो यही टोटल बराबर कितने के होगा, 550 के। तो 7 और 4 11, ये बराबर होगा आपके 550 के। तो एक का मान निकल के आ जाएगा तो कितना होगा, 50। तो हमको अनामिका का पूछ रहा है, अनामिका का कितना भाग है, तो 4 है। यहाँ से 4 से हम गुणा करेंगे इसमें, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200। ठीक है। अब यहीं पे अगर रश्मि और मंजू का पूछता तो इनका एक साथ निकलता 7, अगर इसमें गुणा करते तो 7 पते 35 हो जाएगा, 3 तो 350 जो निकल के आता, तो उसमें रश्मि और मंजू का दोनों का योग होता वो पैसों का। ठीक है। इसमें अनामिका का अलग से पूछा, इसलिए हम अनामिका का निकालेंगे सिर्फ, और बाकी तीनों का ऐड तो कितने के बराबर है, 11 के। तो यही 11 शो कर रहा है आपका 550 का। ठीक है। अगले क्वेश्चन, सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो आपका, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है 200, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 मजदूर एक दीवार का निर्माण 24 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है, 12 मजदूर एक दीवार का निर्माण 24 दिन में करते हैं। तो उसी कार्य को, जो कार्य है उसी कार्य को 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो मान लो x दिन में करेंगे। यहाँ से होगा 8 तिरिक के 24, तो x आपका निकल के आ जाएगा 36 दिन में। ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को करें। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो उसे 350 चक्करों में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, या फिर कितना चलना पड़ेगा। तो इसमें बस सीधा सा मतलब समझ लो कि अगर हमारे पास ये दूरी है 350 मीटर की, 350 चक्कर, सॉरी, तो ये एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा। तो एक चक्कर में अगर किसी पहिया को चलना है तो वो अपने परिधि के माप के बराबर ही उतनी दूरी चलेगा। तो हम पहले परिधि निकाल लें और फिर एक चक्कर में परिधि का मान निकलेगा, तो वहीं उसमें 350 से हम गुणा कर देंगे तो वही मान निकल जाएगा, तो वही आंसर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे व्यास दिया है, तो व्यास कितना है, व्यास आपका है 70। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या अगर r बराबर, तो व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर पहिया एक्चुअल में होता है गोल, यहाँ से r हो गया। तो अगर ये चलने की बात करें तो ये एक चक्कर में कितना चलेगा, तो एक चक्कर में ये अपने परिधि के माप के बराबर ही चलेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी अगर लिखें हम यहाँ पे, एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, यहाँ से 2 का वैसे ही रहेगा, पाई का मान रख देंगे 22/7, और ये आ जाएगा आर 35, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से गुणा करना है, तो ये 5 गुना के 10, तो ये हो जाएगा आपका 220 सेंटीमीटर। अब इसी में कह रहा है कि एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर चलता है, तो 350 चक्करों का मान चाहिए। 350 चक्कर का मान मतलब इसमें हमें 350 से गुणा करना होगा। 220 गुणे 350, अब इस चीज को इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 00, और 35 गुना के 70, ये हो जाएगा 0, और 35 गुना 70 और 7। इसमें गुणा कर लेते हैं एक बार सही से।
तो गुणा करने पे कितना आ गया 77,000। अब इसको ये कितना है, ये सेंटीमीटर में। अब इसको अगर हम ऑप्शन में देखा जाए तो मीटर में दिया हुआ है, तो इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना 770 मीटर। इसका जो सही आंसर है वो आपका है सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अंजू मंजू से 14 वर्ष बड़ी है, ठीक है, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो 5 संबंधी 3 हो जाता है। तो अंजू का आयु बताइए, ठीक है। तो इसमें पहले क्या कह रहा है कि अंजू मंजू से 14 वर्ष बड़ी है। तो अगर चीज़ें समझ में आती है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो आगे वाला लाइन छोड़ दो, अंजू बड़ी है कहने का मतलब अंजू बड़ी है। तो अंजू का मान लेते उम्र कितना है, यक्स प्लस 14, क्योंकि यही बड़ी है, ठीक है। मंजू कितनी है, मंजू को मान लेते हैं कि हमारा कितना हो गया यक्स। अब 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों का आयु बढ़ेगा 10-10 वर्ष। तो अगर 10 वर्ष बाद देखा जाए तो 10 वर्ष बाद इसमें 14 प्लस 10, और 10 वर्ष बाद इसका आयु कितना होगा मंजू का, तो 10 वर्ष बाद यक्स और प्लस 10, ये रेशियो कितना हो गया आपका 5/3 की। तो ये ऐड कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये 24 बटा के यहाँ से यक्स प्लस 10, ये आपका बराबर होगा 5/3। अब 3 का इधर गुणा कर देंगे तो इधर आएगा 3 और प्लस इसमें 4 3 12, 3 लगे 6 और 7, और प्लस यहाँ से 5 यक्स और 50। तो ये 3 यक्स इधर आएगा और 50 इधर जाएगा, तो 50 इसमें से माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा 22, और यहाँ से 2 यक्स ये हो जाएगा। तो यक्स का मान अगर देखा जाए तो यक्स का मान निकल के आ जाएगा आपका 11, यक्स का मान 11 आ गया। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मंजू की आयु क्या होगी, सॉरी अंजू की, तो इसी में 11 ऐड कर दो, 11 का मान रख दो। तो 11 का मान रख देंगे तो इसमें मान क्या निकल के आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। तो अगर लंबाई की बात करें, मान लेते हैं कि लंबाई यल है और चौड़ाई जो है आपकी बी है। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 7 है, तो जब भी होगा तो चौड़ाई कम ही होगा। तो ये मान लेते हैं यक्स है, और चौड़ाई फिर कितना होगा, अरे सॉरी लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा यक्स प्लस 7, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 2401 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले अब वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, ये बराबर कितने के 2401 के। अब 2401 यहाँ से अगर भुजा मान लेते हैं ए है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 2401 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने जो ट्रिक से जो वीडियो बनाया था कि उसमें स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कैसे निकालने हमने सिखाया था। इसमें अब क्या करना है, मान लेते हैं कि अगर कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, तो एक संख्या तो 1 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 9 होगी। अब यहाँ से ये बचा ही कितना 24। अब इसको चेक करना है कि ये किन दो वर्ग के बीच में आती है। तो एक तो ये आता है आपका कितने के बीच में, और 4 के, और दूसरा किसके बीच में आता है 5 के, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से छोटी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये होगा 1 4 और 1 होगा 49। तो अब ये तो ये 2401 इन्हीं में से किसी एक का स्क्वायर है, या तो 49 का है या तो 41 का है। तो अब कैसे पता करेंगे कि 49 का है कि 41 का है, तो यहाँ से 4 में 1 बढ़ा के गुणा करेंगे तो कितना हो रहा गुणा करने पे 20 आ रहा है। तो 24 और 20 का हम कंपेयर करेंगे, तो 24 और 20 में कंपेयर करेंगे तो 24 बड़ी वैल्यू है, कहने का मतलब कि ये तब इसमें से हम बड़ी वैल्यू लेंगे
कहने का मतलब कि 2401 49 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए का मान हमारा निकल के कितना आ गया 49। ठीक, ए का मान जब हमारा 49 निकल के आ गया, अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। तो कहने का मतलब अब यहाँ से भुजा भुजा जो निकल के आई है उसका मान कितना आ गया हमारा, वो है 49। ठीक है, तो आयत का जो चौड़ाई होगा यक्स का मान कितना होगा 8 सेंटीमीटर, इससे कम है, तो ये आपका हो जाएगा 41। ठीक है, अब हमको यक्स का मान निकल गया 41, सॉरी, तो यहाँ से बी का मान कितना हो गया, यक्स का बी हो गया आपका, चौड़ाई कितना हो गया, यहीं तो बी के बराबर है, तो ये चौड़ाई कितना हो गया 41। यहाँ से लंबाई हम निकाल लेंगे, तो लंबाई यक्स का मान यहाँ पे रखेंगे, तो यक्स का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 41 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 48। तो लंबाई आपका हो गया 48। अब आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप का क्षेत्र सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप, तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो 2 यहाँ से एल का मान कितना है, एल का मान 48 है, और बी की बात कर लें तो बी आपका है 41। अब इसको ऐड करके गुणा कर दीजिए 2 से, तो ये आपका हो जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा 8, 18 और 9 16 17, तो हो गया आपका 178 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर है वो आपका है 178 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि मूलधन की एक राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसका इतना होता है, तो मूलधन की राशि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे करते हैं। यहाँ पे रेट की बात करें तो रेट दिया हुआ है आपका 8%, ये भी वार्षिक ही है, और अगर टाइम की बात करें तो वो आपका दिया है जो है 2 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका कितना है, तो वो आपका है 1996.80 रुपये। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अब मूलधन हमारा कितना है 625। अब इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2 और नीचे हो जाएगा आपका 25। तो हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन जो है कितना है, वो है 625। अब हम 625 क्यों माने हैं, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन में जो हर में है उसका मान कितना है 25 है, और जो समय है वो कितना है 2 है, तो हम ये 25 का कर देंगे स्क्वायर, तो वहीं हम मान लेते हैं। ठीक है, अब पहले साल का इंटरेस्ट देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकलेगा पहले साल, तो इसका हम अगर 8% करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा 50। ठीक है, 8% का मान 2/25 है, तो 2/25, 25 से कटेगा 25 और इसको कर देंगे दूना, कितना निकल के आ जाएगा 50। फिर दूसरे साल 8%, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब ब्याज पे ब्याज भी लगेगा दूसरे साल, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका अगर हम 8% निकालें तो हमको कितना मिलेगा, 25 से 25 कर देगा, यहाँ से बचेगा आपका 4। टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है वो आपका 50 और प्लस 50 100 और प्लस ये 4, तो ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 104। लेकिन एक्चुअल में है कितना, तो एक्चुअल में आपका दिया है 1996.8, तो ये आपका बराबर हो गया 1996.8। तो यहाँ से अगर हम 101 का भाग मान निकालें, 1 का मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 1 का मान निकल के आएगा, यहाँ से भाग देंगे तो आप भाग देके देख लीजिएगा, तो इतना मान निकल के आएगा कितना आपका 19.2। तो हमको मान एक्चुअल में कितना मूलधन हमने मान के रखा था 625, तो यहाँ से इसमें 625 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से हम आपका 625 में गुणा कर देंगे, तो 19.2 गुणे 625, तो इसका जो मान निकल के आएगा वो आपका आएगा गुणा करने पे आपका आ जाएगा ये 12,000, ये कहीं पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 10
तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कैसे कैसे चीज़ों को मान के बताया गया, तो वो चीज़ को समझ लो एक बार फिर से कैसे कैसे हुआ है। आर दिया है, टी दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है इतना। तो हम इसको 8% को फ्रैक्शन में लिख लिया हमने 2/25। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मूलधन हमारा है वो 625 है। और 625 कैसे हमने माना था, हमने ये डिनोमिनेटर में देखा था कि मान कितना है, तो 25 है। इसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके वही मान हमने मान लिया कि 625 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लीजिए, 100 1000 मान लीजिए, 2000 मान लीजिए, बस ये ऐसा माना जाता है ताकि हम अगर इसको सॉल्व करें तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू ना निकल के आए। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका पहले साल का जो ब्याज होगा तो 50 रुपये, 8% की दर से 50 रुपये। दूसरे साल का देखा जाए तो दूसरे साल में 8% के हिसाब से 50 रुपये। लेकिन जो ब्याज निकल के आया था पहले साल, उसका भी ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यहाँ से 8%, ये फिर 50 का 8% निकालेंगे तो वो 4 के बराबर। अब ये 50 50 और ये 4, यही पूरा कितना हो गया आपका, यही हो गया आपका CI। तो अब इसको हम ऐड करें तो हमारा कितना हो गया 104। ये कितने के बराबर है, 1996.8 के। तो यहाँ से एक का मान हमने निकाल लिया तो 19.2 आया। तो 625 जो हमने माना था मूलधन, उसको गुणा कर देंगे तो जो मान निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 12,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सोहन सोनू से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोहन से, मतलब कह रहा है कि सोहन सोनू से 8 वर्ष छोटा है। तो मान लेते हैं कि सोहन कितना है, x वर्ष। अब इसका कितना हो जाएगा, 8 वर्ष छोटा है, मतलब ये 8 वर्ष बड़ा होगा सोनू। अगर इसका हम सोहन का x मान लेते हैं तो सोनू बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कर रहा है कि सोनू प्रभु से 7 वर्ष बड़ा है। तो बड़ा कौन है, सोनू। ठीक है, तो ये हो गया प्रभु। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 7 वर्ष इससे छोटा होगा। तो प्रभु की आयु कितनी होगी, x+1 होगी। ये तभी तो इससे ये 7 वर्ष बड़ा होगा सोनू। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो रमन से 4 वर्ष छोटा है, मतलब प्रभु रमन से 4 वर्ष छोटा है, तो ये 4 वर्ष बड़ा होगा रमन। ठीक है, रमन छोटा है, सॉरी प्रभु, इसमें इसको इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। सोनू प्रभु से 7 वर्ष बड़ा है, ये चीज तो समझ में आ गया कि ये 7 वर्ष बड़ा है। अगले में कह रहा है कि जो कौन, प्रभु रमन से 4 वर्ष छोटा है। तो इससे ये 4 वर्ष छोटा कहने का मतलब ये 4 वर्ष बड़ा होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x+5। ठीक है, अब रमन की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, x+5, ये कितने के बराबर है, 45 के। तो x का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये 5 माइनस हो जाएगा, तो x का मान निकल के आ जाएगा 40। अब इसमें पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद सोहन की आयु क्या होगी। तो सोहन की आयु, यहाँ से x का मान 40 है, तो 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 8 वर्ष इसमें जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा 48। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 से पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें से न्यूनतम क्या, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 45 और ये 37। अब इसमें हम करेंगे 28 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से एक बार जाएगा, तो ये 15 में से अगर घटाएंगे 8 तो बचेगा 7, यहाँ से 1, यहाँ से आपका आ जाएगा ये 3। तो यहाँ से अब कितनी बार जाएगा ये आपका, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हम 6 से गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 8 6 का 48, 8 9 का 16, 16, 8 6 9 का 12, 4 16। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा हमको, 5, और ये 7 हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 56। बचा कितना, 1। अब पूछ क्या रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए कि यहाँ ये पूरा का पूरा ये संख्या इससे 28 से विभाजित हो जाना चाहिए।
तो अगर न्यूनतम संख्या की बात करें तो अगर यहाँ 1 ना होके यहाँ 28 होता तो एक बार और चला जाता। जैसे अगर यहाँ पे अगर 28 होता है 1 की जगह, तो ये पूरी पूरी कट जाती, लेकिन अगर यहाँ पे है कितना, 1 है, तो इसमें ये 28 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 27। तो वो सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से जोड़ने पे ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है 27। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया है 11, इसी तरीके से ए बी और बी सी प्लस सी ये दिया है 20। तो इतना का मान पूछ रहा है, ठीक है, इतना को हम मान लेते हैं कि ये है। तो हमको फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में, हमको फार्मूला पता है कि a प्लस बी और प्लस सी का अगर हम क्यूब करें तो हमको मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो है आपका सी क्यूब, और यहाँ से हो जाता है प्लस, हो जाता है इसको 3a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में आता है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस आपका सी ए, और यहाँ से हो जाता है माइनस 3ab और c। तो यहाँ पे बस मान अब रखना है, मान रख के आंसर निकाल लीजिए। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान 11 है, तो यहाँ से हो जाएगा 11 का क्यूब। अब ये चीज़ तो हमको निकालनी है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू 11, इतना का मान दिया है 20, तो यहाँ से 20 और यहाँ से माइनस 3ab अब इस चीज़ को गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना मान निकल के आएगा आपका, इसमें अगर हम गुणा कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा 60 और 660 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये चीज़ इधर चली जाएगी क्योंकि इतना का तो मान हमसे पूछ ही रहा है, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 660। अब जितना का मान निकलना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो जो मान निकल के आएगा वो इतना का मान होगा, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे आ जाएगा आपका 671। तो ये कितने के बराबर हो गया आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो 671 जो सही ऑप्शन है वो आपका है तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक इक्वेशन दिया हुआ है 7a माइनस 2b इक्वल टू 1 दिया है, दूसरा इक्वेशन यहाँ से आपका दिया है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू आपका दिया है 15। तो यहाँ से a का मान चाहिए, b का मान चाहिए। अब दोनों मान दिया है तो हम इसको ऑप्शन से वैल्यू पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुटिंग आसान होगा, तो हम पहला ऑप्शन इसको चेक करते हैं और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर रखते हैं इसका मान -1, माइनस a का मान -1, तो ये हो जाएगा आपका -7 और -2 और गुणे 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर 1 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -6 और यह -7, तो ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, इतना मान नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो रहा है। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसमें a का मान 1, तो a का मान 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, ये 7 और यहाँ से माइनस b का मान 3 है, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा आपका 6 आना चाहिए 1 के बराबर, तो ये आपका 1 बराबर 1। कहने का मतलब ए ऑप्शन तो सही लग रहा है क्यों। अब यहीं पे सही नहीं करना है, अब अगले इक्वेशन में चेक करना है कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो a का मान 1, तो यहाँ से 3 का 3 ही रहेगा, यहाँ से अगर 3 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 12, तो ये 12 3 15 इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही है। अब हमें दूसरा इन दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी जो है 3 क्रमिक पूर्णांक हैं तो इतने का मान b के पदों में ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहली क्रमिक संख्या जो a है वो कितनी है, x है,
दूसरी बी वाली कितनी होगी तब एक्स प्लस बी, इसी तरह तीसरी कितनी होगी एक्स प्लस टू। एक एक बढ़ेगा, क्रमिक मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। तो अब इसका मान निकालना है हमको। तो यहाँ से ये दिया है log 1 प्लस ए सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे log 1 प्लस एक्स लिखेंगे ए का मान, और सी का मान कितना है एक्स प्लस टू। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए एक्चुअल में तो लिखा क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस एक्स लिखें या एक्स प्लस 1 लिखते हैं। तो ये कितने का मान है, b का मान है। तो 2 log यहाँ से है ना, ये b का मान कितना है एक्स प्लस 1 है, तो इसको हम लिख देंगे b। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है 2 log b, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।